हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्यूजर्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम सिगमंड फ्राउड की थ्योरी देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस। ये जो टॉपिक है वो यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप किसी स्टेट का टेट एग्ज़ाम दे रहे हो टीटी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जान लेते हैं कि सिगमंड फ्राउड ने क्या कहा था। जो सिगमंड फ्राउड थे उनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ साइको एनालिसिस, यानी जो साइको एनालिटिकल जो फादर थे वो कौन थे? सिगमंड फ्राउड। सिगमंड फ्राउड साइको एनालिटिकल थ्योरी, इनकी थ्योरी का क्या नाम था? साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। आर्ग्यूड दैट ह्यूमन बिहेवियर वाज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ थ्री कंपोनेंट। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, किसी का जो बिहेवियर होता है वो रिजल्ट होता है किस? इंटरेक्शन ऑफ थ्री कंपोनेंट। वो थ्री कंपोनेंट क्या है माइंड के? ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। यानी जो एक इंसान का जो व्यवहार होता है वो किसका रिजल्ट होता है? वो किसकी रिजल्ट होती है? वो माइंड का एक तीन पार्ट होता है, उसका रिजल्ट होता है वो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। डेफिनेशन हम जान लेते हैं। सिगमंड फ्राउड ने बताया था कि कंसीडर द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी जो 5 साल होता है बच्चे का, पहला 5 साल वो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ही बिलीव दैट एन इंडिविजुअल बेसिक कैरेक्टर हैड बीन फॉर्म्ड बाय द एज ऑफ 5। यानी जो उसका इंडिविजुअल बेसिक कैरेक्टर होता है, मतलब एक जान लीजिए ईमानदारी आ गया उसके अंदर, चरित्र का निर्माण हो गया, ये सब बच्चे में कब तक आ जाता है? जब वो 5 साल का होता है। मतलब 5 साल का जो स्टार्टिंग का एज होता है 1 to 5 ईयर, उसमें ही ये आता है। फ्रॉड्स पर्सनालिटी थ्योरी कैन बी कंसेप्चुलाइज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। जो इनकी पर्सनालिटी वाली थ्योरी थी वो किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, टोपोग्राफी ऑफ माइंड, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी इन्होंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है, टोपोग्राफी यानी टाइप्स ऑफ माइंड कितने होते हैं, और स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। फ्रॉडियन कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी। अब हम देख लेते हैं कि पर्सनालिटी के कितने हिस्से होते हैं। तो पहला आपका है ईड, दूसरा आपका है ईगो एंड द सुपर ईगो। यानी तीन हिस्से जो पर्सनालिटी का तीन पार्ट होता है, कंपोनेंट होते हैं। वो पहला आपका है ईड, दूसरा आपका ईगो, तीसरा आपका सुपर ईगो है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी हम देख लेते हैं। ईड को पहले जानेंगे। ईड जो होता है वो किससे रूल्ड होता है? द प्लेजर प्रिंसिपल से। यानी मुझे क्या चाहिए, इस प्रिंसिपल से ये क्या होता है? डेराइव होता है। यानी द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ईड। यानी जो ईड वाला हिस्सा है उसमें आपका जो प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर होता है वो वर्क करता है। यानी इस समय व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ क्या सोचता है? अपना सोचता है, अपने बारे में सोचता है, ज़िद्दी होता है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं सोच सकता। यानी क्या दुनिया में क्या चीज़ें गलत है क्या सही है वो इस में नहीं सोच सकता। ठीक है, यानी उसका पशुवत व्यवहार हो जाता है। ठीक है, पशु जैसा वो व्यवहार करता है, बस अपने बारे में सोचेगा, गलत हो या फिर सही हो उससे वो मतलब रिलेट नहीं करेगा, और ज़िद्दी होगा और सिर्फ अपना सोचेगा। तो अगर ईड के बारे में अगर कोई पूछता है आपसे तो बताइएगा कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, ज़िद्दी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता पाएगा। और प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है? केयर्स अबाउट इमीडिएट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, डज नॉट केयर अबाउट डिफरिंग, डज नॉट केयर अबाउट अदर्स। यानी वो खुद के बारे में सोचेगा और किसी की केयर नहीं करेगा इस स्टेज में, ईड वाले स्टेज में। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं कि ईगो क्या होता है। ईगो इज रूल्ड बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। जो ईगो होता है वो किससे डिराइव होता है? रियलिटी प्रिंसिपल से। अगर आपके पेपर में प्रश्न आता है कि ईड किससे डिराइव हुआ था तो बताएंगे आप प्लेजर प्रिंसिपल से। पर आपके अगर पेपर में आता है कि ईगो किससे डिराइव हुआ तो आप बताएंगे रियलिटी प्रिंसिपल से ये डिराइव हुआ। यानी ईगो इज अ प्रैग्मेटिक, यानी प्रैग्मेटिक है। और यू कैन नॉट ऑलवेज गेट वॉट यू वॉन्ट। और अगर आप जो चाहते हैं आपको ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए। इस वाले स्टेज में वो अपने बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में बाद में सोचेगा, पर प्रिटेंड करेगा कि हम दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर मतलब मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपके पास कोई चीज़ है, मान लीजिए आपके पास बॉल है, एक दूसरा बच्चा है वो खेलने के लिए मांग रहा है। तो अगर आप ईड वाले स्टेज में होंगे तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये मेरी बॉल है, मैं नहीं दूंगा।
ठीक है, साफ बात बोल देंगे। पर अगर आप ईगो वाले पार्ट में होंगे तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है मैं दे दूंगा, पर मैं पहले मैं खेल लूँ फिर दूंगा। इस स्टेज में आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है, पहले अपने बारे में सोचेंगे फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। द ईगो मीडिएट्स बिटवीन ईड एंड द वर्ल्ड, यानी ये किसके बीच में मीडिएट करता है, ईड और वर्ल्ड के बीच में मीडिएट करता है। ईगो डेवलप स्ट्रेटजी टू हेल्प एंड ईड मेक इट अंटिल अर्ज कैन बी सेटिस्फाइड, यानी ईगो क्या करेगा, डेवलप करेगा स्ट्रेटजीज को कि कैसे हम मतलब ईड को सप्रेस करें और अर्जेस को जितना मतलब हमारी इच्छाएं उसको क्या करें, कंप्लीट करें। इट टेक्स अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ साइकिक एनर्जी टू हेल्प सप्रेस द ईड्स अर्जेस, यानी ये जो मतलब ईगो वाला पार्ट है वो क्या हेल्प करता है, किसको दबाने की कोशिश करता है, ईड वाले पार्ट को मतलब सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो मतलब इस स्टेज में मतलब वी आर प्रिटेंड टू बी सोशल, है ना, हम बोलेंगे कि हम आपकी हेल्प करेंगे पर पहले खुद की मदद करना हम चाहते हैं इस वाले स्टेज में। अब हम देख लेते हैं कि सुपर ईगो क्या होता है। वर्क्स अपॉन ऑन अ परफेक्शन, यानी परफेक्शन पे कौन काम करता है, सुपर ईगो काम करता है। मतलब जब आप सुपर ईगो वाले स्टेज में होंगे तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के विषय में सोचेंगे, यानी नैतिक व्यवहार आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। द सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स वैल्यू एंड मोरल ऑफ सोसाइटी विच आर लर्न वन पेरेंट एंड द अदर, यानी इस स्टेज में जो इंसान होता है उसकी वैल्यूज़ और मोरल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, या फिर वो इस वैल्यू और मोरल को अपने पेरेंट्स से लर्न करता है या फिर अदर्स कुछ लोगों से जो सोसाइटी के होते हैं उनसे लर्न करता है। इट डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 3 to 5 ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी ये 3 से लेकर 5 वर्ष के बीच में क्या होता है, डेवलप होता है। सुपर ईगो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर मेकिंग जजमेंट, और एक तरीके का ये जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए गाइडलाइन देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 जो आपके पर्सनालिटी के पार्ट थे उनको हम देख लिए। अब जो हमारा सुपर ईगो है वो भी सब पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आपका है द ईगो आइडियल। इट इंक्लूड्स रूल एंड स्टैंडर्ड फॉर गुड बिहेवियर। दीज बिहेवियर्स इंक्लूड दोज विच आर अप्रूव्ड बाय द पेरेंटल एंड अदर अथॉरिटी फिगर। ओबेइंग दिस रूल्स लीड टू फीलिंग ऑफ प्राइड एंड इनहेंस द सेल्फ स्टीम, यानी ईगो जो होता है, सुपर ईगो वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से वैल्यूज़ मोरल पे मतलब विश्वास करता है। तो जब हम ईगो आइडियल की बात करेंगे तो जो सोसाइटी द्वारा जो जो चीज़ें अप्रूव की गई हैं, जैसे मान लीजिए कोई आइडियल है, कोई थ्योरीज है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, या फिर आपके पेरेंट्स के द्वारा वो बनाए गए हैं, आप उसे ओबे करेंगे तो क्या फील करेंगे, प्राइड, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी भावनाएं आएंगी कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, यानी सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा। तो ईड आइडियल वाले पार्ट में ये होता है। द कॉन्साइंस includes information about things that are viewed as bad by the parents and society. These behaviors are often forbidden and lead to bad consequences, punishment and feeling of guilt. अगर मान लीजिए आप कोई गलती करते देते हैं स्टेज में, तो आप अगर मान लीजिए वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, अगर वो आप गलतियाँ करते हैं तो अंदर में क्या आएगा रिजल्ट में, फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाता है। ठीक है, तो हमें जो सोसाइटी में जो चीज़ें एक्सेप्टेड है वो ऐसे हम बिहेव करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है, फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाता है स्टेज में। तो हम जान गए कि ईड क्या था, ईगो क्या था और सुपर ईगो क्या था। अब ईड को एग्जांपल से देख लेते हैं। आई वांट दैट राइट नाउ, मुझे अभी ये चीज़ चाहिए, है ना। तो जब बच्चा, छोटा बच्चा जब ईड वाले पार्ट में होता है तो वो अपने पेरेंट्स से जिद करता है, पर उसके जिद के पीछे कोई कारण नहीं होता है, बस वो जिद करेगा तो वो ईगो ईड वाले पार्ट में होगा। यानी ईड वाले पार्ट में मतलब निगेटिव पॉजिटिव का मतलब सोच नहीं रहता है, बस वो जो चीज़ें हैं करता जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि सब ईगो क्या होता है। लेट्स फिगर आउट वे ऑफ वर्क टुगेदर, यानी जब हम ईगो वाले पार्ट में हैंगे तो हम पहले अपने बारे में सोचेंगे फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि चलो फिगर आउट करते हैं, हम लोग एक साथ काम करेंगे, पर फिर भी इंसान क्या होता है, अपने विषय में ही सोचेगा। पर सुपर ईगो वाले पार्ट में जो होगा इंसान, वो किसके बारे में सोचेगा, पहले दूसरों के बारे में सोचेगा। गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, यानी गुड पीपल जो होते हैं वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो यानी सुपर ईगो वाले पार्ट में ये आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। आई वांट टू ईट चॉकलेट, ये ईट का पार्ट है। ठीक है, मैं खाना चाहता हूँ, है ना, ये खुद मतलब कि एकदम जिद है, अपना सोच रहा है।
ईट ए स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट, मतलब जो है स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट ईट करेगा और दूसरे को भी थोड़ा देगा। आई एम ऑन अ सुपर डाइट, और अब ये तीसरे वाले में अगर चॉकलेट है तो कोई मांगता है सामने से तो उसको दे देगा। ठीक है, तो ईगो वाले पार्ट में क्या होता है कि वो हाफ हाफ लेने के 50-50 का मतलब मामला रखेगा कि 50 तुम लो 50 मैं लूँ, या फिर सोचेगा कि पहले मैं खा लूँ फिर बाद में तुम खाओ। और ईड वाले में वो एकदम से खा जाएगा, वो बोलेगा ये मेरी चीज़ है मैं खाऊंगा। और सुपर ईगो वाले में वो क्या बोलेगा, आई एम ऑन अ डाइट, तुम ले लो तुम चॉकलेट खा लो। तो सुपर ईगो वाला पार्ट जो होता है वो आपका वैल्यू से रिलेटेड होता है। ईगो वाला पार्ट जो होता है वो पहले अपने बारे में सोचता है, फिर दूसरों के विषय में सोचना चालू करता है। पर लास्ट ईड वाला जो इस पहला वाला पार्ट था ईड वाला, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब आइसबर्ग मॉडल के बारे में जो आपके सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने क्या बताया था कि हमारा जो माइंड होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो देख लेते हैं। साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड इज ऑफन एक्सप्लेन्ड यूजिंग आइसबर्ग मेटाफर। यहाँ पर आपका आइसबर्ग मेटाफर का यूज किया गया। कॉन्शियस अवेयरनेस इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी जो कॉन्शियस वाला पार्ट था, यानी चेतन वाला पार्ट, वो आइसबर्ग के ऊपर का हिस्सा था। और जो आपका अर्ध चेतन था वो क्या था, आइसबर्ग के बीच वाला पार्ट था। और नीचे वाला जो पार्ट आपका था अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस वाला पार्ट, वो पूरा आइसबर्ग नीचे डिप्ट था, वो वाला पार्ट है था। तो कॉन्शियस अवेयरनेस इज अ टिप ऑफ द बर्ग, यानी जब आप कॉन्शियस होते हैं, चेतन में होते हैं, तो आपका वो आइसबर्ग के ऊपर का हिस्सा था। सब कॉन्शियस मतलब दोनों के बीच की अवस्था, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच की देखिए अवस्था है, वो क्या है, ये है आपका सबकॉन्शियस वाला पार्ट। पर जो निपडिप्ड है, यानी जो नीचे है, वो क्या है, अचेतन है, वो आपका नीचे डूबा हुआ है। वाइल द अनकॉन्शियस रिप्रेजेंटेड बाय द आइस हिडन बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी ऑफ द माइंड। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ टाइप्स ऑफ माइंड कितने तरीके के होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस वाला माइंड है वो क्या होता है, चेतन, उसको बोलते हैं, वो 10% चीज़ों को स्टोर करता है। मान लीजिए मैं अभी इस टॉपिक को आपको बढ़ा रही हूँ, तो आपने एक बार वीडियो देखा, तो जो 10% आपके माइंड में रह गया वो क्या था, चेतन मन। और जो 90% हिस्सा है वो किस में चला जाता है, अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन में चला जाता है। अर्ध चेतन आप कब होते हैं, जैसे आप सोए हुए हैं, आपने शराब पी रखी है, या फिर आप मतलब कुछ अनकॉन्शियस टाइप के हों, तो वो इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, आप सब कॉन्शियस होते हैं। तो हमारा दिमाग किस तरीके से इन्होंने बताया कि एक आइसबर्ग के हिमखंड की तरह है हमारा दिमाग है। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। इसमें 10% चीज़ें जो है स्टोर होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हम बोलते हैं। किसको, कॉन्शियस माइंड को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मोर कॉन्शियसनेस मोर लर्निंग, तो इसी वाले में मोर कॉन्शियस मतलब हम जितने कॉन्शियस रहेंगे उतना आपकी अच्छी लर्निंग होगी। हम इसी वाले माइंड में हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। जो भी सोचा जा सकता है उसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है ना, जो भी हम सोचते हैं उसको क्या कहा जाता है, मतलब आपको क्या कहते हैं, कहा कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। और ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। यानी अब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, विल पावर जो आपकी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जजमेंट एंड डिसीजन लेते हैं, आप किस पे लेते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट्स आर अवेयर ऑफ, आप जितने चीज़ों के लिए अवेयर हैं, है ना, फुल्ली फ्लेज्ड रूप में आपका माइंड काम कर रहा है, आप अवेयरनेस से काम कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। दिस इज एस्पेक्ट ऑफ आवर मेंटल प्रोसेस दैट वी कैन थिंक एंड टॉक अबाउट रैशनैलिटी, यानी बुद्धिमत्ता के साथ जब हम बात करते हैं रैशनल होके, यानी अपने दिमाग का अच्छे से यूज़ करके बात करते हैं, तो हम किस चीज़ का, कौन से माइंड का यूज़ करते हैं, कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं। इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस दैट्स आर easily remembered as a retrieved are considered to within one conscious awareness. For example, telephone number, birthday of the self, date and special holiday. जैसे हमें किसी का बर्थडे याद है, टेलीफोन नंबर याद है ना, कोई टॉपिक याद है, तो वो क्या है, कॉन्शियस माइंड का ही वो रूप होता है। जो चीज़ें हमें याद है ना, वो कॉन्शियस माइंड का रूप है। इसमें 10% चीज़ें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है प्री कॉन्शियस, या फिर
जो हमारा प्री कॉन्शियस माइंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर ईगो वाला ये पार्ट होता है यानी सब कॉन्शियस उसको बोलते हैं, इसको अर्ध चेतन मन भी कहा जाता है। यह किसके किसके बीच में होता है, कॉन्शियस वाले और अनकॉन्शियस के ये बीच में होता है। द प्री कॉन्शियस माइंड इट इंक्लूड्स ऑल मेमोरीज दैट मे बीन forgotten or not in a personal awareness but attention can be readily recall it into consciousness। जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज़ हम भूल गया, अचानक से बोले मैंने इसको देखा है ना, तो ये चीज़ें कहाँ से आती है, प्री कॉन्शियस में रहती हैं। अचानक से फिर आपने उसे रिकॉल किया और फिर आपको वो चीज़ें याद आ जाती हैं, तो वो प्री कॉन्शियस में हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नंबर एड्रेस वंस नोन बट लिटिल यूज्ड, है ना, किसी का आप एड्रेस जानते हो फिर भी थोड़ा मोड़ा भूल चुके हो, तो ये क्या होता है, प्री कॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। इट इज़ थॉट टू बी पार्शली अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपर ईगो विच हेल्प्स टू सप्रेस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड बिहेवियर। यानी हम अपने कुछ चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो क्या हो जाता है, सब कॉन्शियस का पार्ट हो जाता है ना, वो हम किसी को बताते नहीं हैं। ठीक है, तो ये किसके कंट्रोल में होता है, सुपर ईगो के कंट्रोल में होता है। अब हम लास्ट जान लेते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अचेतन मन, अचेतन मन में 90% चीज़ें स्टोर होती हैं, यानी स्थायी स्मृति जिसको बोलते हैं, कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी होती है वो क्या होती है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी होती है वो कौन सा होता है, वो अनकॉन्शियस वाला होता है। ठीक है, रियलिटी अनकॉन्शियस माइंड में होती है। ठीक है, जो रियलिटी आपकी है, जो डिज़ायर है, जो इच्छाएं हैं, वो आपकी अचेतन मन में रहती हैं। यानी 90% चीज़ें आपकी स्टोर कहाँ होती हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। किसके द्वारा ये बताया गया है, सिगमंड फ्राउड के द्वारा बताया गया है। इट इंक्लूड्स ऑल मेमोरीज दैट वन इज अनेबल टू ब्रिंग टू कॉन्शियस अवेयरनेस। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 टोपोग्राफिकल लेवल, यानी ये सबसे बड़ा होता है हिस्सा। It consists of unpleasant, non-essential memories that have been repressed, can be retrieved through the therapy and hypnosis and with other substances that alter awareness। यानी कुछ अनप्लीजेंट चीज़ें, जैसे बहुत बुरी चीज़ें आपके जीवन में हुई हों, कोई घटनाएं हुई हों, जो इसेंशियल मेमोरीज नहीं होती, उसको हम लोग सब रिप्रेस कर देते हैं, यानी छुपा देते हैं कई बार, मतलब फीलिंग के द्वारा, तो वो किस में चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। या फिर आपने कोई चीज़, जैसे मान लीजिए ये क्लास चल रही है, आप इस क्लास में कुछ चीज़ों को लर्न किया, कुछ चीज़ें नहीं रही, तो किस में चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अकॉर्डिंग टू फ्राउड, अनकॉन्शियस कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस इवन थ्रू वी आर अनअवेयर ऑफ दीज अंडरलाइंग इन्फ्लुएंसेस। यानी जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए आपके साथ कुछ दुर्घटना हुई हो और आपने छुपा के दिमाग में रखा हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में, तो वो क्या करती है आपको, वो आपकी रियलिटी होती है पर आपने उसे छुपा के रखा है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में आपके डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, जो आप किसी से व्यक्त नहीं करते, वो किस में होता है, अनकॉन्शियस माइंड में होता है। यानी 90% चीज़ें वो किस में होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। तो जो हमारे सिगमंड फ्राउड थे उन्होंने 3 तरीके का माइंड बताया, क्या क्या, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब एक बार हम इसका समराइज कर लेते हैं। ईड वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है सब, और सुपर ईगो जो होता है मोरालिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और ईगो वाला पार्ट रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और कॉन्शियस वाला पार्ट होता है जो द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड, वी आर अवेयर ऑफ एवरीडे थॉट्स एंड फीलिंग, हमारे जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, उस चीज़ों के लिए हम अवेयर होते हैं। और जो प्री कॉन्शियस माइंड होता है, यानी सब कॉन्शियस थॉट्स एंड मेमोरीज आर नॉट एसेसिबल एट ऑल द टाइम बट ईजिली रिकॉल्ड, यानी हम जो चीज़ें मतलब ईजिली रिकॉल कर सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सब कॉन्शियस बोलते हैं। मतलब हमारे दिमाग में वो चीज़ें होती है पर हम उसको रिकॉल करने पे ही वो चीज़ें वापस आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कॉन्शियस। अनकॉन्शियस होता है द डीप डार्क शेमफुल पार्ट, यानी ये डीप डार्क शेमफुल थॉट होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा डिज़ायर है, कोई रियलिटी है, वो इसी में सब रिप्रेस्ड रहता है, मेमोरीज एंड फीलिंग्स इसी में आता है। तो ये आपका जो आइसबर्ग है, हिमखंड है, जो फ्राउड के थ्योरी का वो देख लेते हैं, ये आपका कॉन्शियस वाला था, ये प्री कॉन्शियस यानी सब कॉन्शियस, यानी और लास्ट में अनकॉन्शियस। और जब आइसबर्ग के ऊपरी हिस्सा में ईगो आता है, यानी थोड़ा डिप्ड भी है, सुपर ईगो भी नीचे और ईड भी नीचे ही आता है। अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बाय द
सिगमंड फ्राउड, यानी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट सिगमंड फ्राउड की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। Freud's stages of personality development. Theory of psychosexual development was proposed by the famous psychoanalytical सिगमंड फ्राउड, यानी जो आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी? सिगमंड फ्राउड ने दी थी। डिस्क्राइब हाउ पर्सनालिटी डेवलप्ड ओवर द कोर्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कैसे पर्सनालिटी डेवलप होती है उसको इन्होंने बताया था। साइको एनालिटिकल थ्योरी सजेस्ट दैट पर्सनालिटी इज द मोस्ट इस्टेब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 5, यानी जो 5 साल की उम्र होती है वो उसमें हमारा जो पर्सनालिटी होता है वो इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्सनालिटी इन द एज ऑफ 5 ईयर। Early experience play a large role in personality development and continue to influence behavior later in life, यानी जैसे जो अर्ली स्टेजेस में आपके पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट हुआ, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो आपके बिहेवियर में बहुत देर तक यानी बहुत लेटर लाइफ में भी वो रहती है। तो फ्राउड का साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बता देते हैं। पहला आपका है ओरल, फिर दूसरा है एनल, फिर तीसरा फैलिक, फिर लेटेंसी और फिर जेनिटल। तो पहला आपका क्या है? ओरल, ठीक है। इन्फेंट अचीव्स ग्रेटिफिकेशन थॉट्स ओरल एक्टिविटी सच एज अ फीडिंग, थम एंड सकिंग एज अ बबलिंग, यानी इस स्टेज में जो बच्चा होता है जीरो से लेके जब से जन्म हुआ तब से लेके 2 वर्ष तक ये स्टेज चलता है ओरल वाला। और इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है? चीज़ों को ग्रेटिफिकेशन दोहराता है और ओरल एक्टिविटीज़ करता है, जैसे फीडिंग करता है, कुछ खाता है, थंब को सक करता है। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल स्टेज। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? एनल स्टेज। द चिल्ड्रन लर्न टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी सच एज बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल, यानी इस स्टेज में बच्चा जो है मतलब इस एक प्रश्न आया था सीटेट के एग्ज़ाम में कि टॉयलेट वाला जो लर्निंग होता है वो बच्चा कब सीखता है? वो एनल वाले स्टेज में सीखता है, ठीक है। द चिल्ड्रन डिराइव्स मच प्लेजर थ्रू एनल मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग ऑफ द यूरिनेशन, यानी जब कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन सीखता है इसी स्टेज में सीखता है। और इस समय बच्चा रिस्पॉन्ड करता है सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फैलिक स्टेज, यानी ये जो स्टेज है वो 3 से लेके 7 वर्ष तक चलता है। द चिल्ड्रन लर्न टू रियलाइज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड बिकेम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी, यानी इसमें बच्चा जो होता है वो सेक्सुअलिटी के बारे में सीख जाता है और आपके मतलब फीमेल और मेल में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है एनल स्टेज, फैलिक स्टेज में, यानी 3 से लेके 7 वर्ष तक ये चलता है। लेटेंसी पीरियड जो है आपका 7 से लेके 11 वर्ष तक चलता है। चिल्ड्रन कंटिन्यूज हिज और हर डेवलपमेंट बट सेक्सुअल अर्जेस आर रिलेटिवली क्वाइट, और इस समय जो बच्चे का सेक्सुअली अर्ज जो होता है वो कम होता है और उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। और जेनेटाइल स्टेज में द ग्रोइंग एडोलसेंस सेक्स ऑफ ओल्ड डिपेंडेंसी एंड लर्न टू डील विद मैच्योरिटी विद द अपोजिट सेक्स, अब वो इस एज में क्या सीख लेता है? अपने अपोजिट सेक्स से कैसे डील करना है इस स्टेज में सीख लेता है। ये जो चलता है वो आपका 11 से लेके जब तक आप एडल्ट होंगे तब तक ये चलता है। देख लीजिए ये ओरल स्टेज है, बर्थ से लेके 18 मंथ तक चलेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा इसको डिटेल में जान लेते हैं। ड्यूरिंग द ओरल स्टेज इन्फेंट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन अकर थ्रू द माउथ, यानी जो ओरल स्टेज होता है उसमें जो बच्चा होता है वो उसका फर्स्ट इंटरेक्शन का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? माउथ होता है, यानी मुंह होता है, उससे वो इंटरेक्ट करता है। सो द रूटिंग एंड सकिंग रिलैक्स इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट, यानी वो इस स्टेज में क्या करता है? फीड करता है और अपने थम्स को सक करना स्टार्ट करता है। द माउथ इज अ वाइटल फॉर द ईटिंग एंड इन्फेंट डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम ओरल स्टिमुलेशन थ्रू द ग्रेटिफाइंग एक्टिविटी सच एज अ टेस्टिंग एंड सकिंग, यानी जो बच्चा होता है वो अपने माउथ से जो होता है प्लेजर को डिराइव कर लेता है और उसी से उस एक्टिविटी से उसको क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है, यानी वो सकिंग और फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट एट दिस स्टेज एज इज वेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। इट फिक्सेशन अकर्स एट दिस स्टेज। फ्राउड बिलीव द इंडिविजुअल वर्ल्ड हैव इश्यूज एंड विद डिपेंडेंसी एग्रेशन ओरल फिक्सेशन कैन रिजल्ट प्रॉब्लम्स एंड विद ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्मोकिंग एंड नेल बाइटिंग,
यानी जो फ्रॉड बिलीव करता है कि अगर ये डिपेंडेंस, मतलब इसमें इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा डिपेंड होता है और उसके अंदर एग्रेशन होता है, ठीक है। और ओरल फिक्सेशन अगर ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे ईटिंग में प्रॉब्लम, स्मोकिंग, और ये सब बच्चा करने लगता है। तो ये आपका है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज फिक्सेशन माइट हैव टू इफेक्ट, दो इफेक्ट हो सकता है इसका अगर नहीं फिक्स किया जाए तो। पहला आपका है नेग्लेक्टेड चाइल्ड माइट बिकम अ साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट एडल्ट continually seeking the oral stimulation denial in infancy, thereby becoming a manipulative person in fulfilling his her own needs and rather than maturing इन इंडिपेंडेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंस। यानी इसमें जो बच्चा अगर नेगलेक्ट किया जाएगा, अगर उनको ये चीज़ें सिखाई ना जाएगी तो वो बच्चा क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एनल स्टेज क्या है। 18 से लेके 3 वर्ष तक ये चलता है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, टॉयलेट बच्चा इसमें करना सीखता है। जो टॉयलेट हैबिट्स होती है वो इस स्टेज में बच्चा ठीक है सीखता है। ड्यूरिंग एनल स्टेज ऑफ फ्रॉड बिलीव दैट प्राइमरी फोकस ऑफ लिबिडो वॉज कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट। यानी लिबिडो यानी प्लेजर ऑफ सेक्स अर्जेस सेक्सुअलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच कम्स इनटू द लाइफ इंस्टिंक्ट। यानी बच्चा क्या होता है, वो सीखता है अपने ब्लैडर को कंट्रोल करना, बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। मेजर कॉन्फ्लिक्ट एट दिस स्टेज इज टॉयलेट ट्रेनिंग। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है इसमें, क्या करता है बच्चा, टॉयलेट की ट्रेनिंग लेता है। द चिल्ड्रन हैज़ टू लर्न टू कंट्रोल हिज एंड हर बॉडीली नीड। जो उसके बॉडी की नीड होती है उसको कंट्रोल करना सीखता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉड इनअप्रोप्रिएट पैरेंटल रिस्पॉन्स कैन रिजल्ट टू नेगेटिव आउटकम। और जो अगर बच्चे का मतलब बच्चे के माता पिता का अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है तो निगेटिव आउटकम भी होता है। क्योंकि बच्चा इसमें क्या करता है, टॉयलेट करने में अगर उसको दिक्कत होती है तो वो सोसाइटी के द्वारा क्या सीखता है, मतलब सोसाइटी में उसे अच्छा मतलब उसको अच्छा एक पहचान नहीं मिल पाता, उसको डर लगता है कि लोग उससे क्या कहेंगे कि उससे टॉयलेट हो रही है, फिर टॉयलेट कर रहा है वो। तो इसमें बच्चा टॉयलेट करना सीखता है। नॉट रिजॉल्व एनल रिटेंटिव रिजिड एंड ऑब्सेसिव पर्सनालिटी, एनल एक्सक्लूसिव यानी मेसी एंड डिसऑर्डर पर्सनालिटी, डिसऑर्गेनाइज पर्सनालिटी, और मेस्ड हो जाएगा और खुद को सोसाइटी में मतलब एक जगह स्थापित नहीं कर पाएगा। फैलिक स्टेज होता है जो आपका 3 से लेकर 6 वर्ष तक चलता है। ड्यूरिंग फैलिक स्टेज प्राइमरी फोकस ऑफ लिबिडो इज ऑन द जेनिटल। जेनिटल पे इस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो आइडियोपस जो यूज़ होता है वो किसके लिए, मेल होता है ना। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस जो होता है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या ये इसमें बात की गई है। एट दिस एज चिल्ड्रन ऑल्सो बिगिन टू डिस्कवर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, बिकमिंग अवेयर ऑफ द सेक्सुअलिटी। यानी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सेक्सुअलिटी के बीच में जो अवेयर होता है बच्चा, वो किस स्टेज में होता है, तो फैलिक स्टेज में, जो 3 से लेकर 6 वर्ष तक चलता है उसमें हो जाता है। ऑइडोपस कॉम्प्लेक्सेस बॉयज, अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स मदर फादर इज कंपटीशन। यानी जो लड़का होगा वो किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव उसका रहेगा, माता की तरफ रहेगा। स्टिमुलसली फियर दैट डैड कॉन्ट्रैक्शन एंजाइटी। यानी जैसे ही वो पापा के मतलब ज़्यादा अगर टच में आता है, मतलब बात करता है उनसे, तो उसको क्या होता है, एंजाइटी का फील होने लगता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस जो होता है, अनकॉन्शियसनेस सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स फादर एंड मदर इज कॉम्पिटिशन। यानी जो लड़कियां होती हैं स्टेज में वो किसकी तरफ ज़्यादा उनका झुकाव होता है, पिता की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो वर्ड यूज़ किया गया वो गर्ल्स के लिए किया गया है। ओइडियोपस जो कॉम्प्लेक्स यूज़ किया गया है वो बॉयज़ के लिए किया गया है। इवेंचुअली द चिल्ड्रन बिगिंस टू आइडेंटिफाई विद द सेम सेक्स एंड पेरेंटल एज अ मीन्स ऑफ vicariously possesses the other parents। अब हम देखते हैं लेटेंसी स्टेज क्या है। 6 to 12 ईयर्स तक ये चलेगा। ड्यूरिंग एलिमेंट्री स्कूल ईयर द फोकस चेंज फ्रॉम ईगोसेंट्रिज्म टू मोर इंटरेस्ट इन अ ग्रुप एक्टिविटीज़। यानी जब बच्चा लेटेंसी पीरियड में आता है तो बच्चा क्या होता है, वो ज़्यादातर मतलब ग्रुप में एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहता है। लर्निंग सोशलाइजेशन विद पीयर्स, और इसी स्टेज में बच्चा जो होता है सोशलाइजेशन सीखता है यानी सामाजिकरण सीखता है।
The latent period is a time of exploration in which sexual energy is still present, but it is directed into the other areas such as intellectual pursuit and social interaction. यानी इस स्टेज में जो उसकी सेक्सुअल एनर्जी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है सोसाइटी की तरफ, यानी सोसाइटी से वो इंटरेक्ट करेगा, इंटेलेक्चुअली वो अपने आप को परस्यूट करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो ये जो स्टेज होती है वो मोस्टली क्या होती है, पीयर से रिलेटेड स्टेज हो जाता है। और लास्ट में आपका है जेनिटल स्टेजेस, यानी 13 ईयर्स के बाद, यानी एडल्टहुड तक ये चलेगा। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट टू अपोजिट सेक्स की तरफ इसका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। दिस स्टेज बिगिंस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी बट लास्ट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द पर्सनस लाइफ। ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और ख़त्म कब जाता है, जब तक इंसान का जीवन चलता है। If the other stages have been completed successfully, the individual should now be well balanced and caring. यानी अगर सारा स्टेज कंप्लीट हुआ है प्रॉपरली और सारे चीज़ें उसने सीखी है, तो स्टेज में जब पहुंचेगा तो इंसान जो होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा, केयरिंग होगा। ठीक है। द गोल ऑफ हिज स्टेज इज एस्टैब्लिश बैलेंस बिटवीन वेरियस लाइफ एरियाज, और अपने लाइफ के और एस्पेक्ट को क्या करेगा, वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा इस स्टेज में। अब हम इस थ्योरी का रिलेवेंस देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी कैन असिस्ट नर्सेस वर्क इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग। यानी जो नॉलेज स्ट्रक्चर होता है वो किस पे असिस्ट होता है, बेस्ड होता है मेंटल हेल्थ के पे भी बेस्ड होता है। द एबिलिटी टू रिकोगनाइज बिहेवियर एसोसिएट विद ईड ईगो एंड सुपर ईगो असिस्ट इन द असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट लेवल। यानी कौन से स्टेज में बच्चा है, अगर मान लीजिए ईड में है, ईगो में है कि सुपर ईगो स्टेज में है, तो उसको असिस्ट करने में मतलब अच्छा मतलब रहेगा, पता चल जाएगा किस स्टेज में है। तो अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ ईगो डिफेंसेस मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट इज मेकिंग डिटर्मिनेशन अबाउट द maladaptive behavior is planning care of client to assist creating changes and helping client accept themselves and a unique individual। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, पर इनकी जो थ्योरी थी वो मैक्सिमम जो है वो सेक्सुअल साइड पे इन्होंने बताया था। मतलब जो इन्होंने बच्चों की स्टेजेस को बताया, एनल, फैलिक है ना, लेटेंसी है, जेनेटाइल है, तो ये मतलब आपके मोस्टली साइकोसेक्सुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड रहा है। तो ये आपका एक साइकोसेक्सुअल जो बेस्ड थ्योरी रही है इनका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो मतलब मुझे फर्स्ट पार्ट में ये इम्पोर्टेंट लगा कि जो फीडिंग वाला फेज़ है वो भी इम्पोर्टेंट है, और एक आपका सेकंड मतलब जो स्टेज है एनल स्टेज, उसमें जो बच्चा टॉयलेट करना सीखता है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि टॉयलेट कब करना बच्चा जो सीखता है, उसमें प्रॉपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कब पाता है, वो सेकंड स्टेज में पाता है ना, एनल स्टेज में। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, ऑइडपस कॉम्प्लेक्सेस जैसे बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। यानी ऑइडपस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि बॉयज़ का जो प्यार रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, माता की तरफ रहेगा, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मतलब गर्ल्स का जो प्यार रहेगा वो पिता की तरफ ज़्यादा रहेगा। यानी वो कौन कौन से सेक्स होते हैं उसके बीच में वो डिफरेंस करना जान जाता है। ये फैलिक स्टेज में आता था, यानी 3 से लेकर 6 वर्ष तक में। और इन्होंने एक और बात की थी कि इरोज एंड थाइनोस की बात की थी। आपने मूवी देखी होगी तो इरोज और थाइनोस की बात की थी, यानी जीवन प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति की बात की थी। लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट की भी इन्होंने बात की है अपने स्टेजेस में। तो जो लाइफ इंस्टिंक्ट होती है यानी वो पॉजिटिव प्रवृत्ति में काम करती है, यानी पॉजिटिव वे में काम करती है, और जो डेथ इंस्टिंक्ट होती है वो निगेटिव प्रवृत्ति में काम करती है। तो जो इरोज है, गॉड ऑफ लव जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें लाइफ इंस्टिंक्ट होता है और सेक्सुअल मोटिवेशन भी उसमें होता है। पर जो थाइनोस होता है, द डेथ इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, यानी वो एग्रेशन का मतलब देवता माना जाता है। तो थाइनोस किसके लिए यूज़ हुआ है, डेथ इंस्टिंक्ट यानी मृत्यु प्रवृत्ति के लिए मतलब ये बात की गई है। और इनके थ्योरीज में लिबिडो नाम का एक वर्ड भी यूज़ किया गया है। उसका मतलब है इज़ द प्लेजर ऑफ सेक्स अर्ज, यानी जो आपका सेक्सुअल अर्ज है उसका उसमें आपको प्लेजर मिले। द सेक्सुअलिटी ऑफ ह्यूमन बींग विच इज़ कम इन टू द लाइफ इंस्टेंट, यानी जो सेक्सुअलिटी होती है वो कब आती है, जीवन प्रवृत्ति में वो आती है। यानी आप जिंदा हैं तो आपके अंदर ये चीज़ें रहेंगी। अगर आपके डेथ इंस्टेंट है तो आपके अंदर क्या रहेगा, एग्रेशन एंड मोटिवेशन रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।